Hello everybody, myself Alok Dubey, and today we are going to start our first chapter of history, that is the rise of nationalism in Europe. So basically, first of all we have to know that what are the major content of the chapter. Among that content, the French Revolution and the idea of nation, then after it comes the making of nationalism in Europe, then the age of revolutions, that is from 1830 to 1848, then the making of Germany and Italy, and visualization of the nation. These are the major topics which we have to read in this chapter. So let's begin our chapter. So first of all हमें ये समझना है कि नेशनलिज्म का जो आइडिया है या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म. So let me introduce you with the theme of the nationalism. So basically nationalism is an idea and a movement that promote the interest of a particular nation, especially with the aim of gaining and maintaining the nation's sovereignty over its homeland. इसको बहुत ही आसान शब्दों में अगर समझने की कोशिश करें तो नेशनलिज्म एक आइडिया है, एक मूवमेंट का आइडिया है जो क्या प्रमोट करता है, एक इंटरेस्ट प्रमोट करता है जिसमें जो लोग हैं उनका एम क्या होता है, टू गेन एंड मेंटेन द नेशन सॉवरेंटी. जो देश है उस देश की संप्रभुता को बनाए रखना इस देश के लोगों का एम होता है. और दूसरे शब्दों में इसको समझना चाहें तो नेशनलिज्म की जो थीम है या नेशनलिज्म की जो थिंकिंग है वो ये कहती है कि जब किसी भी देश के लोग अपने देश के हित के लिए कार्य करते हैं, अपने देश के हित के लिए सेक्रीफाइसेस करते हैं, दे आर रेडी टू सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर द वेल बीइंग ऑफ देयर कंट्री. सो दिस इज कॉल्ड द बेसिक थीम ऑफ नेशनलिज्म. एट दैट टाइम अगर हम इस एरा की बात करें तो इस टाइम पर ऑटोक्रेसी का रूल था पूरे कंट्री में. नॉट ओनली द कंट्री, इन द होल यूरोपियन कॉन्टिनेंट ऑटोक्रेसी का रूल था. उसमें कई सारे मेजर आपके डायनेस्टीज़ थी, जैसे हैब्सबर्ग एम्पायर था, ऑटोमन एम्पायर था, बॉर्बन डायनेस्टी थी, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर था. तो ये सारे जो एम्पायर या ये सारे जो डायनेस्टीज़ थी इनका कंप्लीट क्या था, इनके ऊपर ऑक्यूपाई करिए हुए बैठे थे, कैप्चर करके बैठे हुए थे. तो इस समय पर इन सारे देशों में जो सबसे पहला देश आज़ाद हुआ, सबसे पहला देश जो फ्री हुआ था, दैट वाज द फ्रांस, विच यू हैव रेड इन द क्लास 9th, द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन द ईयर ऑफ 1789. जब फ्रांस वहाँ पर आज़ाद हुआ तो फ्रांस जैसा छोटा सा देश जब बॉर्बन डायनेस्टी से अपने आप को फ्री करा लेता है तो उससे एक मोरल मैसेज जाता है दुनिया के दूसरे देशों में कि अगर फ्रांस अपने आप को आज़ाद करा सकता है, फ्रांस जैसा छोटा सा देश जिसके पास रिसोर्सेस बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में थे, जिसकी आर्मी बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में थी, और उस आर्मी को लीड करने वाला जो पर्सन था वो था नेपोलियन बोनापार्ट. तो नेपोलियन बोनापार्ट ने एक मैसेज कन्वे किया इन ऑल द अदर कंट्रीज ऑफ द यूरोप कि हम जिस तरीके से फ्रांस को एक सॉवरेन कंट्री बना सकते हैं, फ्रांस को एक नेशन स्टेट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इन द सेम वे, इन द सेम पैटर्न हम दुनिया के दूसरे देशों में, यूरोपियन कंट्रीज़ को भी एक नेशन स्टेट में चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं. इट मीन्स कि वो देश भी इन ऑटोक्रेटिक एम्पायर से अपने आप को फ्री करा सकते हैं, उस देश के लोग भी अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जी सकते हैं, उस देश के लोग अपने बेसिक राइट्स, बेसिक जो उनकी लाइफ के अथॉरिटीज़ हैं उनको एंजॉय कर सकते हैं. सो लेट्स बिगिन द चैप्टर. तो जो चैप्टर आपका स्टार्ट होता है वो होता है एक फ्रेडरिक सोरो नाम का एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, एंड दैट फ्रेंच आर्टिस्ट स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ 4 पेंटिंग्स. 4 पेंटिंग की उसने एक सीरीज निकाली थी. अमंग दैट सीरीज ऑफ 4 पेंटिंग these paintings or these series of paintings are published in the year of 1848. 1848 में ये सारी पेंटिंग्स रिलीज़ की उसने, और उन 4 पेंटिंग्स में जो आपके चैप्टर में पेंटिंग दी है दैट वाज द फर्स्ट पेंटिंग, जिसके साथ उसने नाम दिया था डेमोक्रेटिक एंड सोशल, विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड विच मेक्स ऑल द कंट्रीज ऑफ यूरोप अ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक कंट्रीज.
इस पेंटिंग की कुछ खास बातें भी, उन खास बातों, उन स्पेसिफिकेशंस को हम एक एक करके डील करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस पेंटिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो है ये, दैट इज़ द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी एक सिंबल था। इस पेंटिंग में जितनी भी चीज़ें थी वो सारी इमेजिनरी थी, यानी इन सारी चीज़ों का रियल वर्ल्ड से कोई भी लेना देना नहीं था। इसलिए इस पेंटिंग के जो थॉट था, दैट थॉट वाज कॉल्ड द यूटोपियन विजन। यूटोपियन विजन मीन्स एन इमेजिनरी विजन, एक ऐसा इमेजिनरी विजन जो उसने अपने ख्यालों में बनाया था, और उस विज़न को वो दुनिया के दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में शो करने की कोशिश करना चाहता था। उस विज़न को पिक्चराइज करने के लिए उसने ये पेंटिंग्स बनाई थी। तो इस पेंटिंग में सबसे पहली जो पेंटिंग थी उसमें स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी सिंबलाइज करती थी फ्रीडम, यानी इस पेंटिंग में जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, जो भी लोग सीरीज में चल रहे हैं और जिन्होंने भी स्टैचू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस कर लिया है, वो कंट्रीज़, वो लोग फ्री हो चुके हैं, एक नेशन स्टेट बन चुके हैं, जिसमें अमेरिका पहले थे, स्विट्ज़रलैंड का वगैरह कुछ 2-3 कंट्रीज इसमें पहले जा चुके थे। स्टैचू ऑफ लिबर्टी की खास बातें दो थी। इसके एक हैंड में थी, इन द वन हैंड इट इज़ कॉल्ड द टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट। ये टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट कही जाती थी, यानी इट सिंबलाइज नॉलेज, ये नॉलेज को सिंबलाइज करती थी। एंड इन द सेकेंड हैंड देयर इज अ चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन, लोगों का अधिकार पत्र है, यानी जो लोग थे, आम लोग, जो अभी तक ऑटोक्रेसी के दबाव में थे, जो ऑटोक्रेटिक कंट्रीज थी, वो जैसे चाहती थी वैसे इनके ऊपर रूल करती थी। तो इस दबाव से लोगों को ख़त्म करने के लिए, उनको उनकी लाइफ के अधिकार देने के लिए चार्टर ऑफ राइट। अगली स्पेसिफिकेशन, अगली खास बात पेंटिंग की है कि ये जितने भी लोग आपको यहाँ पर सीरीज में दिख रहे हैं, ये सभी लोग कुछ फ्लैग्स को लेकर एक लाइन से चल रहे हैं। हर फ्लैग एक किसी पर्टिकुलर कंट्री को, हर फ्लैग किसी एक पर्टिकुलर कंट्री को रिमार्क करता है, वो उसका सिंबल है। और हर सभी लोग उस कंट्री की नेशनल जो कॉस्ट्यूम है, उस नेशनल कॉस्ट्यूम को पहने हुए हैं। तो इस तरीके से दुनिया के बहुत सारे देशों की लाइनें लगी हुई हैं, और इन देशों के जो लोग हैं अपने फ्लैग और नेशनल कॉस्ट्यूम के साथ स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी ये सभी लोग अपने आप को फ्री कराना चाहते हैं, ये सभी कंट्रीज़ अपने आप को नेशन स्टेट बनाने की जो राह है उसमें कॉन्टिन्यूअस दे आर मूविंग फॉरवर्ड। सेकेंड, द नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन ऑफ द पेंटिंग इज द क्रश्ड क्राउन्स ऑन द ग्राउंड। यहाँ पर जो ज़मीन है, जो ग्राउंड है, वहाँ पर बहुत सारे टूटे हुए मुकुट पड़े हुए हैं, क्रश्ड यानी टूटे हुए, तोड़े हुए। सो दीज क्रश्ड क्राउन्स आर द सिंबल ऑफ जो ऑटोक्रेसी थी, उस ऑटोक्रेसी को क्रश करने की। जो क्राउन्स है वो ऑटोक्रेटिक कंट्रीज या ऑटोक्रेटिक पावर्स के सिंबल होते थे। तो जैसे ही ये क्राउन्स टूटे, या जैसे ही लोगों ने क्राउन को रिफ्यूज़ किया, उनको तोड़ दिया, ये बात इस बात को सिंबलाइज करती है कि इन्होंने ऑटोक्रेसी को नकार दिया था, ऑटोक्रेटिक रूल को अडॉप्ट करने से मना कर दिया था। अगला स्पेसिफिकेशन पेंटिंग की आती है द प्रेजेंस ऑफ गॉड एंड एंजल्स। यहाँ पर जीसस क्राइस्ट और डिफरेंट गॉड एंड एंजल्स यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये बात सिंबलाइज करती है कि कहावत है कि जब भी हम लोग कोई अच्छा काम करते हैं तो जो भगवान है वो हमारे साथ होता है। इन द सेम वे इन लोगों ने जब ये फ्रेडरिक सोरो ने इमेजिनेशन की और वहाँ पर गॉड एंड एंजल्स को वहाँ पर शो किया, तो इससे लोगों में एक मोरल मैसेज किया, एक पॉजिटिव मैसेज किया। वो मैसेज ये था कि हम जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। यानी जो डिक्टेटर्स थे, जो ऑटोक्रेटिक एम्पायर्स थे, अगर हम उनको एबंडन कर रहे हैं, अगर हम उनको रिजेक्ट करके नेशन स्टेट बन रहे हैं, यानी जो हम काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, इसलिए जो जीसस क्राइस्ट हैं, जो एंजल्स हैं, वो भी हमारे साथ हैं। तो ये कुछ बेसिक स्पेसिफिकेशन, कुछ खास बातें थी इस पेंटिंग। अब हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। आई होप आपको समझ में आ रही होगी बात। सो लेट्स स्टार्ट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। यहाँ से बात शुरू होती है फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। कुछ हम लोग
रिकैप यहाँ पर देखने को आपके चैप्टर में मिलता है। हुआ क्या था, फ्रांस में जब रिवोल्यूशन हुआ था 1789 में, उस फ्रांस के रिवोल्यूशन से में कुछ बहुत सारे मेजर इंसिडेंट हुए थे, बहुत सारे ऐसे इम्पॉर्टेंट चेंजेस आए थे जिसने दुनिया के दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए एक ट्रेडमार्क सेट किया, एक इंस्पिरेशन बन गया। उन सभी इंस्पिरेशन के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे वो आपके यहाँ पर दिए हैं। पहला पॉइंट इसमें लिखता है, द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवोल्यूशन इन 1789। यानी जो फ्रांस का रिवोल्यूशन था वो पहला क्लियर एक्सप्रेशन था, यानी बहुत ही साफ सुथरे और सही और सटीक तरीके से किया गया एक रिवोल्यूशनरी कदम था ये, जो फ्रेंच रिवोल्यूशन था। सेकेंड पॉइंट कहता है, मोनार्की ट्रांसफर्ड इट्स सॉवरेनिटी टू इट्स सिटीजन्स। जो मोनार्कियल गवर्नमेंट थी, जो किंग लुइस 16 की बॉर्बन डायनेस्टी की जो गवर्नमेंट थी, उसने क्या किया कि अपनी जो सॉवरेनिटी थी, जो सुप्रीम पावर थी, वो अभी तक किंग और उसके डायनेस्टी के जो रूलर्स थे उनके हाथों में होती थी, उस पावर को शिफ्ट किसके पास कर दिया, उनके सिटीजन्स के पास कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट इज, दे प्रोक्लेम दैट पीपल वुड शेप देयर ओन डेस्टिनी। और लोगों ने इस बात को भी क्लियर किया कि हम अपनी डेस्टिनी को खुद बना सकते हैं, हमें किसी के भी रहनुमा की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी भी ऐसे ऑटोक्रेटिक एम्पायर की ज़रूरत नहीं, किसी रूलर की ज़रूरत नहीं है, किसी गॉड के एंजल की ज़रूरत नहीं है। हम अपने लोगों पर अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जी सकते हैं। एंड लास्ट है, आइडिया स्प्रेड अक्रॉस द यूरोप। और ये जो फ्रेंच रिवोल्यूशन का आइडिया था वो पूरे यूरोप के दूसरे कंट्रीज में स्प्रेड हुआ। नेक्स्ट हो गया। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। अब ये जो कलेक्टिव आइडेंटिटी थी जो यूरोप के दूसरे देशों में बनी, वो कलेक्टिव आइडेंटिटी कैसे फॉर्म हुई, किस तरीके से बनी, उसके लिए जो फ्रांस की कंट्री थी, फ्रांस की कंट्री से कुछ आइडियाज़ यूरोपियन कंट्रीज़ के लीडर्स ने लिए। तो फ्रांस में कुछ मेजर चेंजेस हुए। उन चेंजेस में सबसे पहला चेंज था दैट दे अडॉप्टेड द आइडिया ऑफ ला पैत्री एंड लीसिटियन। ला पैत्री का मतलब होता है द फादरलैंड, यानी जो फ्रेंच लैंग्वेज में ला पैत्री का मतलब है फादरलैंड, जो ज़मीन है जिस पर ये लोग रह रहे हैं वो ज़मीन इनके पूर्वजों की थी, इट बिलोंग्स टू देयर फादर्स और फोर फादर्स। सेकेंड टर्म इज दे अडॉप्टेड द टर्म लीसिटियन। लीसिटियन मीन्स द सिटियन, मतलब हम जिस ज़मीन पर जिस देश में रह रहे हैं हम उसके नागरिक हैं। तो इसका सिंबल या इस बात से ये मतलब निकलता है कि फ्रांस के लोग जो थे वो इस कंट्री के बाशिंदे थे, जिस ज़मीन पे वो रह रहे थे वो ज़मीन उनके पूर्वजों ने दी थी, यानी किसी भी बाहरी पावर को, किसी भी बाहरी ताकत को ये हक नहीं था कि वो इन लोगों को इनके देश से बाहर निकाल सकते थे। सेकेंड पॉइंट इज डिज़ाइनिंग द फ्रेंच फ्लैग रिप्लेसिंग द फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड। पहले क्या था, जब रॉयल स्टैंडर्ड्स थे, जब राजा या ऑटोक्रेटिक एम्पायर का शासन था, बॉर्बन डायनेस्टी का शासन था, तब उन्होंने अपने हिसाब से स्टैंडर्ड सेट कर रखे थे, कैसे लोगों से डील करना है, कैसे लोगों से टैक्सेस लेने हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में वो अपने हिसाब से चीज़ें या रूल्स रेगुलेशंस बनाते थे। इन्होंने क्या किया, उनके जितने भी सिंबल्स थे, जितने भी प्रतीक चिन्ह थे, उन सारे सिंबल्स को दे रिप्लेस्ड और उसकी जगह पर लोगों की कलेक्टिव आइडेंटिटी बने, लोगों में एक जुटता है, लोगों में एक नेशनलिज्म की फीलिंग बने, इसके लिए इन्होंने अपना एक फ्रेंच फ्लैग बनाया और ट्राई कलर फ्रेंच फ्लैग, 3 कलर बनाया था, जैसे हमारे इंडिया का ट्राई कलर है, ऐसे ही इन्होंने भी क्या बनाया, एक अपना फ्रेंच फ्लैग बनाया विच इंक्लूडेड 3 कलर्स। नेक्स्ट, ई स्टेट जनरल्स इलेक्टेड बाय द सिटीजन्स। अभी तक क्या था, जितने भी स्टेट जनरल्स थे वो सब चुने जाते थे लुइस 16 या जो ऑटोक्रेटिक एम्पायर था उनके द्वारा। चेंज क्या आया कि जो स्टेट जनरल्स का जो इलेक्शन था, अब वो राजा या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन नहीं कर सकता था, उनको इलेक्ट करने वाले लोग अब यहाँ के सिटीजन्स थे, जो यहाँ के नागरिक थे। नेक्स्ट पॉइंट इज दे रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली का नाम इन्होंने बदल दिया। अगला इसका पॉइंट है कंपोजिशन ऑफ न्यू हाइम्स। कई सारी नई हाइम्स बनी। हाइम्स मतलब लोकगीत बनाए गए। हाइम्स बनाने का जो मोटिव है वो ये था कि जो लिटरेट पीपल्स थे, जो पढ़े लिखे लोग थे,
वो तो आसानी से न्यूज़पेपर पढ़ सकते थे, वो आसानी से मैगजीन्स पढ़ सकते थे, बुक्स पढ़ सकते थे, और उन चीज़ों को पढ़कर उन्हें क्या मिल जाती थी, इंस्पिरेशन मिल जाती थी। लेकिन जो अनपढ़ लोग थे, इलिटरेट लोग थे, उनको भी इस नेशनलिज्म की फीलिंग में शामिल कहीं ना कहीं करना था। तो उन लोगों को नेशनलिज्म की फीलिंग में शामिल करने के लिए क्या बनाई गई थी, हाइम्स बनाई गई थी, ये लोकगीत बनाए गए थे। नेक्स्ट आता है मार्टायर्स कमेमोरेटेड। मार्टायर्स मीन्स होता है जो मर गए, जो शहीद हो गए, उन सभी शहीद लोगों को क्या दी गई, कमेमोरेटेड मतलब श्रद्धांजलि दी गई, उन्हें हीरो के तौर पर पूजा गया। इससे लोगों में क्या सिंबल गया, क्या प्रतीक, इससे लोगों ने समझा कि अगर हम भी अपने देश के लिए लड़ेंगे, हम भी अपने देश के लिए सेक्रीफाइसेस करेंगे, तो हम भी एक शहीद के तौर पर, एक हीरो के तौर पर याद किए जाएंगे। नेक्स्ट, स्ट्रेसेस ऑफ लैंग्वेजेस। कुछ लैंग्वेज का स्ट्रेच भी फ्रांस के लोगों में यूनिटी का एक कारण बना। क्या था, फ्रेंच लैंग्वेज वॉज इनकरेज। फ्रेंच लैंग्वेज को ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज किया गया, यानी उस लैंग्वेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने यूज़ किया, जिससे कि अधिकतर लोग एक ही लैंग्वेज को यूज़ करेंगे, अधिकतर लोग एक ही लैंग्वेज बोलेंगे, जिससे कि एक नेशनल फीलिंग की भावना बढ़ेगी। ये फ्रेंच फ्लैग ट्राई कलर का फ्लैग था जो आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म लॉ ऑफ ऑल सिटीजन्स। फ्रांस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले, जैसा कि आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा, यहाँ पर जो सोसाइटी थी वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। फर्स्ट क्लर्जीज, नोबेल्टीज एंड थर्ड स्टेट। तो क्लर्जी और नोबेल्टी के लिए जो रूल्स और रेगुलेशंस थे वो अलग थे, और जो थर्ड स्टेट थी उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ही सीवियर थे, बहुत ही कठोर थे। सो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑल द सीवियर पनिशमेंट। इट डजंट मैटर कि वो कितना बड़ा क्राइम कर देते हैं, लेकिन उनको कोई बड़ी पनिशमेंट नहीं दी जाती थी। बट ऑन दैट प्लेस द थर्ड स्टेट के लोगों को छोटी से छोटी गलती के लिए भी बहुत बड़ी सजाएं दी जाती थी। इन चीज़ों को भी यहाँ पर चेंज किया गया। जब नेपोलियन बोनापार्ट आया तो उसने सभी के लिए इक्वल रूल्स एंड रेगुलेशंस को लागू कर दिया। नेक्स्ट है एबोलिशन ऑफ इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़। कस्टम्स और ड्यूटीज़ को उसने ख़त्म कर दिया, एबॉलिश कर दिया। कस्टम ड्यूटीज़ क्या था कि फ्रांस कई अलग अलग टेरिटरीज में डिवाइडेड थे। उन टेरिटरीज के अंदर एक टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी में जाने के लिए जितने भी व्यापारी थे, ऑल द बिजनेसमैन, दे हैव टू पे द 5% ऑफ द टैक्सेस। तो इन टैक्सेस ना देने पड़े, इन टैक्सेस से बचने के लिए इन लोगों ने, या जो नेपोलियन बोनापार्ट था, उसने इस पूरे सिस्टम को ख़त्म कर दिया, कस्टम ड्यूटीज़ के सिस्टम को हटा दिया, जिससे कि इन लोगों को बार बार टैक्सेस को पे नहीं करना पड़ता था। नाउ दे आर फ्री टू मूव इन ऑल द पार्ट ऑफ द यूरोप और फ्रांस। लास्ट है एडॉप्टेड टू अ कॉमन सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स। ये इम्पॉर्टेंट है। अभी तक फ्रांस में क्या था कि अलग अलग टेरिटरीज में वेट और मेजर्स के डिफरेंट कह सकते हैं पैरामीटर्स थे। लाइक मान लीजिए 1 मीटर कपड़ा कोई व्यापारी यहाँ से लेके जाता है, तो वो हो सकता है दूसरे टेरिटरी का जो 1 मीटर की स्केल हो वो इससे छोटी भी हो सकती थी और इससे बड़ी भी हो सकती थी। ऐसे होने के कारण प्रॉब्लम क्या आती थी कि ऑल द बिजनेसमैन दे हैव टू फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द कैलकुलेशंस, कि हम अपने यहाँ से इतना सामान लेके चले थे, वहाँ पहुँचे तो उसको हो सकता है कम पड़ गया, तो इससे उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स आती थी नेगोशिएट करने में। So all these problems of negotiations they came into end after Napoleon has implemented a common system of weight and measures। तो ये चीज़ नेपोलियन ने काफ़ी अच्छी की थी, जिससे कि यहाँ के जितने भी बिजनेसमैन थे, जो भी व्यापारी वर्ग था, उसको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी। नाउ द वर्ड स्प्रेड्स। नेशनलिज्म स्प्रेड इन यूरोप। यहाँ पर यूरोप में नेशनलिज्म बढ़ा। जैसे ही यूरोप में नेशनलिज्म बढ़ने का जो रीज़न था वो क्या था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इनको इंस्पिरेशन मिली। तो जैसे कि फ्रांस में जैकबिन क्लब पहले इस्टेब्लिश किए गए थे बाय द सेंट जैकब, और उनका लीडर कौन बना था, मैक्सिमिलियन रॉबespierre। तो उन जैकबिन क्लब की थीम पर ऑल अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप दे ऑल्सो स्टार्टेड टू सेट अप द जैकबिन क्लब्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द यूरोप, एंड स्टूडेंट्स द
educated middle classes, they also take active participation in setting up the Jackman Club. They also started taking active participation in becoming the member of this Jackman Club. And in last, French army, the French army which is led by the Napoleon Bonaparte, that French army after conquering the whole France, फ्रांस के ऊपर पूरा विजय पाने के बाद या फ्रांस को पूरा कंट्रोल करने के बाद उन्होंने फ्रांस के जो आसपास के देश थे, जिसमें हॉलैंड था, बेल्जियम था, स्विट्ज़रलैंड था, इटली था, इन देशों की तरफ भी ये मूव करना शुरू किए। क्यों? क्योंकि फ्रांस को जीतने के बाद अब उस नेपोलियन बोनापार्ट एक बहुत ही महत्वाकांक्षी पर्सन था और वो चाहता था कि जैसे फ्रांस का कंट्रोल मेरे हाथ में आ गया, वैसे ही धीरे धीरे मैं पूरे यूरोप का कंट्रोल अपने हाथों में ले लूँ। इसके लिए उसने जो आर्मीज़ थी, उन आर्मीज़ को इन डिफरेंट कंट्रीज़ में भेजना शुरू किया, उनसे वॉर लड़ना शुरू किया और इन सारी चीज़ों के जो कॉन्सिक्वेंसेस थे वो काफ़ी सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस हमें बाद में देखने को मिलते हैं। एंड इन लास्ट, आज के लेक्चर का लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है द रूल ऑफ नेपोलियन। ये हमारे लेक्चर का फर्स्ट पार्ट है। इस चैप्टर को हम कई सारे पार्ट में एक एक करके पढ़ेंगे और उसके वीडियोस आपको कॉन्टिन्यूसली इंटरवल पे मैं आपके ग्रुप्स में डालता रहूँगा। द रूल ऑफ नेपोलियन। नेपोलियन बिकम मोनार्क ऑफ फ्रांस। सबसे पहले वो फ्रांस का मोनार्क बना। नेपोलियन की जो लाइफ थी, अपनी लाइफ में उसकी जो स्टार्टिंग ऑफ हिज करियर वॉज लाइक अ आर्मी पर्सन और उस आर्मी पर्सन से उसने अपनी पावर को धीरे धीरे बढ़ाया और पावर बढ़ाने के साथ एक टाइम ऐसा आया जो क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा कि वो धीरे धीरे करके वहाँ के सबसे बड़ा लीडर बन गए। सेकेंड, ही ऑक्युपाइड लार्ज टेरिटरी इन यूरोप और अपनी आर्मी की दम से, आर्मी के बेस पर उसने यूरोप के काफ़ी बड़े हिस्सों को ऑक्युपाई कर लिया। ही ब्रॉट एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस विच वर रैशनल एंड एफिशिएंट। उसने बहुत ही सीवियर एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए थे जिसको कि कॉम्पैक्टिवली अगर हम बात करें, दे आर नोन एज नेपोलियन कोड और सिविल कोड ऑफ 1804 भी कहा जाता है। उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और लास्ट पॉइंट है, ही डिमोलिश्ड द फ्यूडल एंड मैनोरियल सिस्टम्स, ब्रिंग रैशनल चेंजेस इन द लाइफ ऑफ द कॉमन मैन। अब बिजनेसमैन के लिए तो उसने काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस कर दिए कि उनके लिए जो गिल्ड सिस्टम थी वो हटा दिया, जो ड्यूज, जो आपका रिस्ट्रिक्शंस थी वो सब हटा दिया, जो टैक्सेस लगते थे वो हटा दिए। कॉमन पर्सन के लिए उसने एक बहुत बड़ा राहत लाई और वो राहत क्या थी? ही डिमोलिश्ड द फ्यूडल सिस्टम और मैनोरियल ड्यूज को भी उसने क्लियर कर दिया। फ्यूडल सिस्टम क्या था? सामंतवादी व्यवस्था जिसमें एक लैंडलेस पीजेंट किसी ज़मीन को उधार लेता था, उस पर खेती करता था 6 महीने, 1 साल या जो भी उनका टेन्योर फिक्स हो, और उस टाइम पीरियड में खेती करने के बाद उसको एक फिक्स अमाउंट का ग्रेन या पैसा उस लैंडलॉर्ड को देना होता था। एंड एट दैट टाइम इट डजेंट मैटर कि उसकी खेती अच्छी हुई या खराब हुई, उन्हें लैंडलॉर्ड को उस अमाउंट को पे करना ही पड़ता था। अगर वो पे नहीं करते थे तो जो बाकी उनके ऊपर बच जाता था, दैट इज़ कॉल्ड द मैनोरियल ड्यूज। तो इस तरीके से ये लोग हमेशा कर्जदार होते चले जाते थे जो भी लैंडलेस पीजेंट होते थे। तो इस मैनोरियल ड्यूज और इस फ्यूडल सिस्टम को इसने यहाँ से हटा दिया। इससे यहाँ के कॉमन पर्सन या कॉमन मैन को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली थी। तो बेटा आज के लेक्चर के लिए इतना ही। बाकी का जो सेकेंड पार्ट होगा हमारा वो हम लोग जल्दी या मैं बहुत जल्दी आपके ग्रुप पे अपडेट करूँगा। थैंक यू।